भारत का राज्य राजस्थान, जिसे वीरों की भूमि भी कहा जाता है। राजस्थान का अर्थ है राजाओं का स्थान। आज मैं आपको राजस्थान की हिस्ट्री और मध्यकालीन समय के बारे में बताना चाहूंगा। जहां प्राचीन राजस्थान के निर्माण के साधन अत्यंत न्यूनतम हैं, वहां पूर्व मध्यकालीन राजस्थान की जानकारी की सामग्री प्रचुर मात्रा में है। केवल इसके संबंध में कठिनता यही है कि यह समृद्ध सामग्री चारों ओर बिखरी पड़ी है, जिससे उसको इकट्ठा करके घटनाओं का तिथि पूर्वक उचित अंकन करना साधारण और साध्य नहीं है। परंतु प्रसन्नता का विषय यह है कि कर्नल टाड, कविराज श्यामल दास, महापोध्याय डॉक्टर हीराचंद गौरीशंकर ओझा आदि मेधावियों ने अपने ढंग से इतिहास की सामग्री का ऐतिहासिक साहित्य के निर्माण और विकास में काफी प्रयोग किया है। फिर भी राजस्थान के इतिहास के अनुशीलन में वैज्ञानिक रूप से साधनों के संग्रह की आवश्यकता है, जिसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है: पुरातत्व संबंधी और इतिहास साहित्य संबंधी। पुरातत्व संबंधी सामग्री सबसे अधिक विश्वस्त है। मूक होते हुए भी इसमें ऐसे अच्छे ऐतिहासिक तत्व निहित हैं जो प्रमाणिक हैं। इनकी विवेचना स्मारक संबंधी, अभिलेख संबंधी तथा मुद्रा संबंधी शीर्षकों से की जा सकती है। स्मारकों के बारे में: स्मारक संबंधी प्रमाणों के अंतर्गत प्राचीन इमारतें, मूर्तियां तथा अन्य प्राचीन कृतियां आती हैं। इसमें संदेह नहीं कि इस प्रकार के प्रमाणों से राजनीतिक इतिहास का सीधा संबंध नहीं है, परंतु इसमें समाज की धार्मिक स्थिति और शिल्प शैली पर विशेष रूप से प्रकाश पड़ता है। हर्ष माता मंदिर, देव सोमनाथ का मंदिर, सास बहू के मंदिर, दिलवाड़ा के मंदिर, पुष्कर और चित्तौड़ के सूर्य मंदिर, सम्मिदेश्वर मंदिर का इतिहास और इसमें उत्कीर्ण अनंत मूर्तियां अपने समय की सभ्यता, धार्मिक विश्वास और कला के गौरव का चित्रण करती हैं। कहीं कहीं मूर्तियां आदि पर प्राय अभिलेख खुदे पाए जाते हैं, जिसमें इतिहास संबंधी तिथियों, घटनाओं और व्यक्ति विशेष का प्रत्यक्षीकरण होता है। इसी तरह कई प्राचीन नगरों के भग्नावशेष, जिनमें अर्थूना, आम्बेर, नागदा, कल्याणपुर, जावर, बसी, मेड़ता, मंडोर, भीनमाल आदि प्रमुख हैं तथा वे काल विशेष के वास्तु, नगर निर्माण तथा शिल्प शैलियों के साथी हैं। पुरानी इमारतों के प्राचीरों, भित्ति चित्रों की पाषाण पट्टियों और मकानों के खंडरों से सामाजिक स्थिति का अच्छा बोध होता है। चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ से जैन मंदिर, जैन धर्म की 11वीं शताब्दी में बढ़ती हुई प्रगति का बोध होता है। मंडोर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और आबू के पुराने भग्नावशेषों का सैनिक, सामाजिक तथा धार्मिक महत्व भी कुछ कम नहीं है। अभिलेख संबंधी जानकारी: अभिलेख संबंधी प्रमाण भी पुरातत्व के अंतर्गत आते हैं, जो पाषाण की पट्टियों, स्तंभों, शिलाओं, ताम्रपत्रों, दीवारों, मूर्तियों और प्रतिमाओं पर खुदे हुए मिलते हैं। इसमें संस्कृत और राजस्थानी भाषा प्रयुक्त हुई है। इनमें से कई तो साहित्यिक दृष्टि से अत्यंत ही महत्व के हैं। वे गद्य और पद्य दोनों में हैं। अभिलेख अधिकतर महाजनी लिपि या रसकालीन लिपि में खोदे गए हैं। इन अभिलेखों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि वे दान या विजय के स्मारक हैं अथवा प्रशस्ति या मृत्यु घटना के द्योतक हैं। तिथियां स्थापित करने और ऐतिहासिक घटनाओं तथा साहित्यिक स्थिति को समझने में इनकी सहायता अमान्य है। मानमोरी का विक्रमी संवत 770 से 713 का लेख चित्तौड़ की प्राचीन स्थिति तथा मौर्य वंश पर प्रकाश डालता है। विक्रमी संवत 982 के दुर्गराज के लेख में पुष्कर के तीर्थ स्थान का वर्णन मिलता है। प्रतापगढ़ के विक्रमी संवत 1003 के लेख में कृषि, समाज तथा धार्मिक स्थिति पर प्रकाश पड़ता है। विक्रमी संवत
1010 के सांडेश्वर के अभिलेख से वराह मंदिर की व्यवस्था, स्थानीय व्यापार, कर, शासकीय पदाधिकारियों आदि के विषय में पता चलता है। इसी तरह विशलदेव का बनवाया हुआ हरिकेल नाटक तथा उसी के राजकवि सोमेश्वर रचित ललित विग्रह नाटक, जो शिलाओं पर खुदे हुए हैं, चौहानों के इतिहास के प्रमुख साधन हैं। सांबर के उमरशाह नामक कुएं से मिला हुआ सोलंकियों का एक लेख मूलराज की राज्य प्राप्ति का समय विक्रमी संवत 998 स्थिर करता है। इस लेख में शाकंभरी का भी उल्लेख है। बांसवाड़ा जिले के तलवाड़ा नामक ग्राम के निकट मंदिर की गदाधर की मूर्ति पर सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह का लेख है। संभवतः यह मूर्ति वहां की गुजरात से लाई गई हो या जयसिंह का संबंध इस प्रांत से रहा हो। विक्रमी संवत 1207 का कुमारपाल का सम्मिदेश्वर का लेख चालुक्यों की विजय का घोतक है और उसकी शिव भक्ति का समर्थक है। 1209 का अल्हणदेव का किराड़ू का लेख बड़ा रोचक है, जिसमें उसके राज्य की सभी जातियों को प्रत्येक मास की दोनों पक्षों की अष्टमी, एकादशी और चतुर्थी तिथियों को जीव हत्या करने से रोका गया है और बताया गया है कि जो इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसे 5 धर्म दंड भोगना होगा। विक्रमी संवत 1218 के कुमारपाल के लेख में आबू के परमारों की वंशावली प्रस्तुत की गई है। विक्रमी संवत 1265 का सोलंकी भीमदेव का शिलालेख आबू के शिव मंदिर के स्तंभ निर्माण और जीर्णोद्धार का वर्णन करता है। बिजोलिया का विक्रमी संवत 1226 का लेख चौहानों के वंश का परिचायक है और उस समय की कृषि, धर्म तथा शिक्षा संबंधी व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। विक्रमी संवत 1330 के बीटू अभिलेख से राठौड़ सिंहा की मृत्यु तिथि निर्धारित होती है। विक्रमी संवत 1331 के रसिया की छत्री तथा अचलेश्वर के विक्रमी संवत 1342 के लेखों से उस समय की धार्मिक स्थिति, शिक्षा की उन्नति, यज्ञ, दान, तप, छुआछूत, दास प्रथा आदि के विषयों पर प्रभूत प्रकाश पड़ता है। इन अभिलेखों के अतिरिक्त हाड़ों, सोनगरों, राठौड़ों, दहियों आदि के 8वीं से 13वीं सदी तक के कई शिलालेख हैं, जो उस युग के राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास का यथार्थ बोध कराते हैं। मुद्रा संबंधी अभिलेखों की भांति सिक्के भी राजस्थान के इतिहास के निर्माण में सहायक हैं। ये सिक्के सोने, चांदी, तांबे और मिश्रित धातुओं के होते हैं, जिन पर अनेक प्रकार के चिन्ह, त्रिशूल, छत्र, हाथी, घोड़े, चंवर, पेड़, देवी देवताओं की आकृति, चंद्र, सूर्य, नक्षत्र आदि खुदे रहते हैं। तिथि क्रम, शिल्प कौशल, आर्थिक व्यवस्था, राजाओं के नाम और उनकी धार्मिक रुचि आदि पर ये सिक्के प्रचुर प्रकाश डालते हैं। शासन, राज्य सीमा तथा आदान प्रदान की व्यवस्था संबंधी जानकारी इनसे होती है। राजस्थान के विभिन्न भागों से मालव, शिव, योधे, शक आदि जनपदों के सिक्के उपलब्ध हुए हैं, जो इस बात के प्रमाण हैं कि वे लेन देन और तोल के साधन थे। कई शिलालेखों और साहित्यिक ग्रंथों में द्रम्ब और एला सुवर्ण और चांदी की मुद्रा के रूप में उल्लिखित मिलते हैं। इसी तरह दरबार्द, धर्माष्ट, विस्पिक, अर्धविस्पिका आदि रणकपुर, गोडवाड़ आदि मंदिरों को दिए गए अनुदानों से संबंधित में वर्णित हैं। इन सिक्कों के साथ साथ रूपक, नाणक, नाणा आदि शब्द भी मुद्राओं के वाचक हैं। बापा का सिक्का भी 7वीं सदी का एक प्रसिद्ध सिक्का है, जिसका वर्णन डॉक्टर ओझा ने किया है। अन्य राजस्थानी नरेशों के छोटे मोटे आकार के सिक्के भी देखने को मिलते हैं। 9वीं शताब्दी के प्रतिहारों के सिक्के भीनमाल तथा सांभर से प्राप्त हुए थे। चौहानों के सिक्के में अजय देव, सोमदेव, पृथ्वीराज तृतीय आदि के सिक्के बड़े प्रसिद्ध हुए हैं। अजय देव के सिक्के पर पूर्व पृष्ठ में लक्ष्मी का चिन्ह और पृष्ठ तल पर अजय देव खुदा हुआ है। सोमेश्वर के सिक्के पर एक तरफ बैल और दूसरी तरफ उसका नाम अंकित है। 1293 ईस्वी के आसपास के
फिरोजी सिक्के भी राजस्थान में प्रचलित थे, जो मारवाड़ और मेवाड़ आदि के खदानों में देखे गए हैं। इतिहास साहित्य, इस शीर्षक के अंतर्गत हम उन ग्रंथों की ओर संकेत करेंगे जिनकी गणना ऐतिहासिक साहित्य की ओर जाती है और जिसमें इतिहास के मूल तत्व भी छिपे हुए हैं। यह साहित्यिक काव्य ग्रंथ गद्य पद साहित्य तथा लौकिक और भाषा साहित्य के रूप में मिलता है। जैन साहित्य, जिसका प्रमुख उद्देश्य धार्मिक है, वह भी यत्र तत्र कई ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन करता है और राजस्थान की तत्कालीन धार्मिक और सामाजिक स्थितियों पर प्रकाश डालता है। बाण के हर्ष चरित्र में गुजरों का वर्णन मिलता है जो राजस्थान में थे। इसी तरह राजेश्वर, अक्ष्मेश्वर और पंपा की कृतियों प्रतिहारों के इतिहास और उनकी संस्कृति पर प्रकाश डालते हैं। इसके अतिरिक्त काव्य रचना में जननायक का पृथ्वीराज विजय अपने ढंग का ही एक ग्रंथ है। यह मूलतः काव्य पूरक है और इसमें संभवतः अलंकारों और उपमाओं का अधिकाधिक समावेश है। फिर भी शपादलक्ष के इतिहास के लिए ग्रंथ उपयोगी है। इसमें चौहानों के वंश क्रम का अच्छा प्रकाश पड़ता है और यह स्पष्ट हो जाता है कि अजमेर का विकास प्रारंभिक शासकों के काल से लेकर 12वीं शताब्दी तक होता रहा, जिसके फलस्वरूप यह एक समृद्ध नगर बन गया। इस काव्य से पृथ्वीराज तृतीय के गुणों पर भी अच्छा प्रकाश पड़ता है। लेखक सम्राट के अन्य गुणों के साथ साथ यह भी लिखता है कि उसकी कला में बड़ी रुचि थी, जिससे उसके समय में कला और साहित्य का विकास हुआ। आनुषंगिक रूप से इस काव्य उस समय की धार्मिक और सामाजिक स्थिति का भी बोध करता है। नए चंद्र सूरी के हमीर महाकाव्य और चंद्रशेखर के सृजन चरित्र से भी चौहानों के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। काव्य साहित्य की भांति कथा साहित्य का ऐतिहासिक महत्व है। इन प्रबंधों में ऐतिहासिक व्यक्तियों को लेकर कथानक और काल्पनिक बातों को लिया गया है। प्रसंगवश जनसाधारण तथा साधुओं का भी उल्लेख उनमें हो गया। इनके जीवन वृत्तांत के क्रम में राजनीतिक सांस्कृतिक जीवन पर भी प्रकाश डाला गया है। उदाहरण स्वरूप मेरुतुंगा ने प्रबंध चिंतामणि में 1304 ईस्वी के राजस्थान के इतिहास के संबंध रखने वाले उपादेय सामग्री को भी संकलित किया गया है, जिसका प्रयोग रासमाला और बम्बई गजट में खूब है। राजेश्वर के प्रबंध कोश में कई जैन साधु, कवि, राजा और अन्य व्यक्तियों का जीवन वृत्त है। इसके अतिरिक्त हरिभद्र सूरी की समराइच कहा, जो प्राकृत्य गद्य में है, उद्योतन सूरी की कुल माला, हरिसेन का वृहत कथा कोश आदि ऐसे प्रबंध हैं जिनमें उस समय के धार्मिक, राजनीतिक तथा सामाजिक जीवन पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। इसमें राजस्थान के 8वीं शताब्दी में विवाह, जनजीवन, त्योहार, दंड भेद नीति, भीलों का जीवन आदि के सविस्तार से वर्णन मिलता है। पूर्व मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास को समृद्ध बनाने के लिए इन सब का अच्छा उपयोग किया गया है। इन ग्रंथों की भांति जैन पट्टावलियों से जैन गुरु परंपरा या धार्मिक स्थिति का वर्णन मिलता है। उसमें कई राजाओं के नाम, नगरों के वर्णन, व्यापारिक स्थिति आदि पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। उदाहरण के लिए खरत्रगच्छ वरहत गुरवावली में अनोराज पृथ्वीराज समर सिंह, जैसलमेर के कर्णदेव सुल्तान कुतुबुद्दीन का वर्णन मिलता है। प्रसंगवश 11वीं से 14वीं शताब्दी तक के अन्य ऐतिहासिक विषयों की इसमें चर्चा की गई है। 1336 ईस्वी की उपेश गच्छ पट्टावली, पाल्य की जीनद तसूर स्तुति, श्रीधर का पार्श्वनाथ चरित्र आदि भी जैन साहित्य के अंतर्गत उपयोगी ग्रंथ हैं, जिनसे धार्मिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक जीवन का बोध होता है। इसके अतिरिक्त भाषा ग्रंथों में चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासो का स्थान बड़े महत्व का है। वैसे तो इसका व्रत कलेश्वर समय सामयिक नहीं है,
फिर भी इसका लघु संस्करण पृथ्वीराज तृतीय के समय के सन्निकट का हो सकता है। इसके वृहत संस्करण में दी गई वंशावलियों और व्यक्तियों की नामावलियां अशुद्ध और अपूर्ण हैं, परंतु संयोजितता की कथा और मोहम्मद गौरी के आक्रमण के अंश में तथ्य अवश्य हैं। पृथ्वीराज रासो के लघु संस्करणों में वर्णित कई घटनाएं परंपराओं पर आधारित हैं, जिनमें सच्चाई का भाग होना स्वाभाविक है। ऐतिहासिक साहित्य के रूप में फारसी तवारीखों के वृत्तांत भी कम महत्व नहीं रखते। इसमें वर्णित घटनाएं सुने हुए वृत्तांतों अथवा स्वयं देखी हुई अवस्था पर अवलंबित हैं। सचनामा में सिंध के अरब आक्रमण के वर्णन के प्रसंग में राजस्थान से संबंधित घटनाओं पर भी प्रकाश पड़ता है। अल बरूनी 1000 ईस्वी के वर्णन में राजस्थानी समाज तथा आर्थिक व्यवस्था का समावेश है। महमूद गजनबी के किताब जैनुल अखबार, अल उतबी के तारीखे यामिनी, मिनहाजुद्दीन के तबकात नासिरी आदि में यामिनी राजपूत संघर्ष का अच्छा वर्णन है। हसन निजामी के ताजुल मासिर में राजस्थान में प्रथम मुस्लिम सत्ता की स्थापना की गतिविधियों का उल्लेख है। लेखक ने मुस्लिम राज्य की स्थापना के पूर्व और पश्चात के अजमेर की समृद्धि तथा पतन का क्रमशः अच्छा वर्णन किया है। तबकात नासिरी में मेवातियों का वर्णन तथा नागौर और जालोर के पठानों की सत्ता की स्थापना का ब्यौरा दर्ज है। इन विदेशी लेखकों के वृत्तांत प्रारंभिक राजस्थान की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, धार्मिक, भौगोलिक आदि परिस्थितियों पर प्रकाश तो डालते ही हैं, परंतु कुछ घटनाओं के तिथि क्रम की गुत्थियां सुलझाने में भी इनकी प्रचुर सहायता मिलती है। इस युग के राजस्थान के ऐतिहासिक वर्णन के कलेश्वर के निर्माण संक्षेप में इस प्रकार के साधन हैं। यदि इन साधनों की सहायता से राजस्थान का इतिहास लिखा जाए तो वह इतिहास अतिरंजित वर्णन से मुक्त वैज्ञानिक इतिहास होगा। एक विशेषता इस प्रकार के इतिहास में यह भी होगी कि यह केवल राजकुलों के युद्ध का विवरण नहीं होगा, अपितु वह जन समुदाय के धार्मिक तथा कला और साहित्य उत्कर्षों का आकर्षक चित्रण होगा। इन साधनों से कर्नल टॉड ने भी बड़ी आशाएं व्यक्त की हैं, यह बताते हुए कि यदि इनका ध्यानपूर्वक विश्लेषण किया जाए तो भारतीय इतिहास के लिए प्रचुर सामग्री उपलब्ध हो सकती है। इस संबंध में डॉक्टर दशरथ शर्मा ने भी आशा प्रकट की है कि राजस्थान के इतिहास के लिए हमें पर्याप्त मात्रा में सामग्री मिलती है, जिसके आधार पर धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक घटनाक्रम का क्रमबद्ध इतिहास लिखा जाता है। तो दोस्तों, ये थी राजस्थान का मध्यकालीन इतिहास के बारे में कुछ बातें। आशा है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।